तो चलिए वेकअप जिंदगी में अब रुक करते हैं उन खबरों का जो आज तमाम अखबारों में हेडलाइंस के तौर पर छपी हैं और जिन्होंने फ्रंट पेज पर जगा ली है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं दैनिक जागरण से। दैनिक जागरण, अब बेनामी संपत्ति से जंग। जी हां, विपक्ष भले ही भ्रष्टाचार के मुद्दे पर और नोटबंदी के मुद्दे पर सरकार को घेरता हो, लेकिन सरकार पर हमला कर रहा है विपक्ष, लेकिन काले धन के खिलाफ आम जनता सरकार की आंख और कान बन गई है। प्रधानमंत्री मोदी के अनुसार नोटबंदी के बाद देश भर में पकड़े जा रहे हजारों करोड़ रुपए की नकदी की जानकारी उन्हें लोग ही दे रहे हैं, आम जनता से मिल रही है और काले धन के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखने का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा कि 3 दशक से अटके बेनामी संपत्ति कानून को ज्यादा धारदार बनाया जा रहा है और उन्होंने कहा कि राजनीतिक फंडिंग पर व्यापक बहस होनी चाहिए। संसद की कार्यवाही नहीं चलने देने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा कि यदि बहस होती तो राजनीतिक दलों की फंडिंग पर व्यापक चर्चा हो जाती। तो जनता उनकी मदद कर रही है, ये कहना है प्रधानमंत्री मोदी का कि तमाम तरह की जो भी 1000 और 500 की करेंसी बरामद हो रही है उसमें जनता उन्हें बता रही है। आगे बढ़ते हैं, अमर उजाला की बात करते हैं और मौसम की मिजाज की इसमें बात करेंगे। पहाड़ों पर बर्फबारी, ठुठुरा उत्तर भारत। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में कल बर्फबारी हुई है और 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि क्रिसमस ईव पर यानी कि 25 दिसंबर क्रिसमस डे पर बर्फबारी हुई हो। कश्मीर से लेकर लखनऊ तक समूचा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में आ चुका है। हिमाचल उत्तराखंड में जहां मौसम की पहली बर्फबारी के साथ सफेद क्रिसमस का आगाज हुआ, वहीं लखनऊ का जो तापमान है वो सबसे कम 7.1 डिग्री दर्ज किया गया है पूरे यूपी में। हरियाणा और पंजाब में बारिश से पारा सामान्य से नीचे आ गया है और कोहरे और कम दृश्यता से दिल्ली आने जाने वाली 103 ट्रेनें लेट हो रही हैं और 27 ट्रेनों का जो समय है वो बदला गया है। हिमाचल में क्रिसमस का आगाज शिमला और आसपास के क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी के साथ हुआ और थोड़ी थोड़ी बारिश भी हुई। तो ऐसे में 25 साल का जो रिकॉर्ड था क्रिसमस ईव पर, लोग सैलानी आते थे और सैलानी यही देखना चाहते थे कि 25 दिसंबर को आखिरकार बर्फ से ढके पहाड़, बर्फ से ढके पेड़ पौधे कैसे लगते हैं। तो उनका नजारा काफी सैलानियों ने लिया। आगे चलते हैं और खबरों का रुख करते हैं। यूपी की खबर, यूपी चुनाव की तारीखों के ऐलान से ठीक पहले राज्य के सीएम अखिलेश यादव ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट पार्टी मुखिया मुलायम सिंह यादव को सौंपी है। अखिलेश ने अपनी ओर से सभी 403 उम्मीदवारों की सूची मुलायम सिंह यादव को सौंप दी है। ये खबर इसलिए भी चौंकाती है क्योंकि यूपी में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव हैं और उम्मीदवार तय करना उनका काम है। वो अब तक 175 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा भी कर चुके हैं, लेकिन अब ये काम सीएम अखिलेश ने ही कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक सीएम अखिलेश यादव के हाथ जो सौंपी गई उम्मीदवारों की लिस्ट है उसमें अंसारी बंधु, अतीक अहमद और अमन मणि त्रिपाठी के नाम नहीं है। यही नहीं, मौजूदा 35 से 40 विधायकों के नाम भी अखिलेश की लिस्ट से गायब हैं। अखिलेश के इस कदम से यादव परिवार में एक बार फिर से घमासान मचना तय है। सीएम अखिलेश के इस कदम से लाल यूपी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर वार किया। उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि पार्टी में किसी प्रकार की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी जो पार्टी की छवि के लिए नुकसानदेह हो। साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि टिकट का बंटवारा जीत के आधार पर होगा और अब तक इसी पैमाने पर 175 लोगों को टिकट दिया जा चुका है। वहीं सीएम अखिलेश यादव ने इस कदम के बाद शिवपाल यादव ने अपने पुराने बयान से पलटते हुए कहा कि मुख्यमंत्री का फैसला पार्टी के संविधान के मुताबिक मतलब विधायक दल की बैठक में होगा। गौरतलब है कि टिकट बंटवारे में इस बार प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते शिवपाल यादव और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुलायम सिंह यादव की चल रही है, लेकिन अखिलेश ने अपनी लिस्ट सौंपकर फिर से कुछ नए सवालों को जन्म दे दिया है। इससे पहले सपा से एक और खबर आई, गायत्री प्रजापति को पार्टी का राष्ट्रीय सचिव बना दिया गया है। और हमारे साथ लाइव विक्रम मिश्रा इस वक्त जुड़ चुके हैं। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, पहले शिवपाल यादव लिस्ट तैयार करते हैं, फिर अखिलेश यादव लिस्ट तैयार करते हैं। शिवपाल की सूची में वो तमाम लोग होते हैं, तमाम लोग नहीं दिखते हैं सूची में जो अखिलेश के करीबी हैं और अखिलेश की लिस्ट में वो लोग नहीं हैं जो शिवपाल के करीबी हैं। एक बार फिर से अच्छी फाइट देखने को मिलेगी इनके ही घर में।
देखिए, निश्चित तौर पर परिवार के भीतर जिस तरीके से रार छिड़ा हुआ है उसकी एक पटकथा तो पहले लिखी जा चुकी है। इसके अलावा जिस तरीके से अब जो फहरिस्त तैयार की गई है 403 उम्मीदवारों की, उस उम्मीदवारों में कहीं ना कहीं खास का ध्यान रखा गया है कि आखिर शिवपाल के खास कौन है, अखिलेश यादव के खास कौन है। शिवपाल यादव का हंटर जो है वो लगातार अखिलेश समर्थकों के ऊपर चल रहा है और अखिलेश भी जो है वो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के समर्थकों के ऊपर अपनी आंखें जो है वो टेढ़ी किए हुए हैं। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि आने वाले दिनों में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब होगा तमन्ना, तो निश्चित तौर पर ये जाहिर हो जाएगा कि ये जो रार है वो सड़कों पर देखने को मिलेगी, ये विवाद जो है फलक पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव ने अपनी एक लिस्ट तैयार की है, वो भी तब जब प्रदेश अध्यक्ष शिवपाल यादव की एक लिस्ट आ चुकी है। इसके बाद कोई बात नहीं बचती है, लेकिन उसके बावजूद अखिलेश यादव ने एक लिस्ट तैयार की हुई है। उस लिस्ट में तमाम उन लोगों के नाम गायब हैं जो कहीं ना कहीं शिवपाल यादव के समर्थक हैं। आपको याद होगा कि अखिलेश यादव ने एक बात कही थी कि जब टिकट का बंटवारा हो, 15 अगस्त का वो दिन है, टिकट का जब बंटवारा हो तो टिकट बंटवारे के दरमियान उनकी भी राय ली जाए। इस तरीके की एक मीटिंग में नेताजी के सामने उन्होंने साफ तौर पर कहा था। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि आने वाले दिनों में जब समाजवादी पार्टी के भीतर जब असंतोष बढ़ेगा और तमाम जब टिकटार्थियों का जब भीड़ जो है जब वो यहाँ पर आएगा, सपा कार्यालय पर मौजूद होगा, तो एक बार फिर से वही पुरानी नारेबाजी, फिर वही पुरानी स्थिति में अखिलेश समर्थक, शिवपाल समर्थक, नेताजी के समर्थक, इन तमाम लोगों को देखा जा सकता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव लगातार गठबंधन को लेकर के सपोर्ट तो कर रहा है, लेकिन गठबंधन को लेकर के ना ही नेताजी अभी तक अखिलेश यादव से बात किए हैं। हालांकि अमर सिंह के साथ नेताजी की गुफ्तगू जरूर हुई है परसों के दिन में, तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर कर रहा है कि अखिलेश को अभी भी दरकिनार किया जा रहा है। हालांकि अखिलेश का नाम, अखिलेश का काम, इन्हीं के आधार पर वो वोट मांगने की कोशिश की जा रही है। लेकिन तमन्ना, आने वाले दिनों में अभी और भी रार समाजवादी पार्टी के भीतर देखने को मिलेगी। जी, और विक्रम, अंसारी बंधु की बात कर लें, अतीक अहमद की बात कर लें, या फिर अमरमणि त्रिपाठी की बात कर लें, ये तमाम वो नेता हैं जिनके लिए अखिलेश यादव का साफ साफ कहना था कि वो अच्छी इमेज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अच्छी इमेज के साथ वो चुनाव लड़ना चाहते हैं। अंसारी बंधुओं का नाम इसमें नहीं है। इसका भारी खामियाजा अखिलेश यादव को झेलना पड़ सकता है या पार्टी को झेलना पड़ सकता है? देखिए, जाहिर तौर पर गायत्री प्रसाद प्रजापति की अगर बात करें तो गायत्री प्रसाद प्रजापति को राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। एक बड़ा ओहदा होता है, बड़ा पद होता है। गायत्री प्रसाद प्रजापति ऐसे नहीं है जिनका नाम कहीं छिपा हुआ हो। इनके ऊपर लांछन जो है वो तमाम लग चुके हैं, आरोपों से घिरे हुए हैं। इनके ऊपर एक बलात्कार का भी आरोप लग चुका है। इसके अलावा अगर बात करें तो मुख्तार अंसारी, पूर्वांचल के बाहुबलियों में नाम इनका आता है। पूर्वांचल में एक बड़ा हथप्रभ है, मऊ, गाजीपुर, बनारस, इन तमाम सीटों पर इफेक्टिव भूमिका ये अदा करते हैं। जेल से चुनाव लड़ते हैं और जेल से चुनाव जीत के आते हैं। सिबतुल्ला अंसारी इनके भाई हैं मुख्तार अंसारी के, उन पर भी तमाम आरोप लगाए गए हैं। अतीक अहमद की बानगी जो है वो कानपुर कैंट से प्रत्याशी बनाया गया उनको समाजवादी पार्टी का, उनको देखा जा सकता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं जो बातें कहता हूं तो मेरी बात को नेताजी भी सुनते हैं और मेरा टिकट मैं खुद बनाता हूं, कोई मेरा टिकट नहीं बनाता। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जिससे साफ तौर पर जाहिर करती हैं कि समाजवादी पार्टी के भीतर सिर्फ और सिर्फ जीत की हवस है, जीत ही चाहिए उनको। लेकिन ये कहीं ना कहीं साफ तौर पर आने वाले दिनों में जनता भी समझ रही है और ये आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं बड़ी फांस जरूर बनेगी। या तो इनका टिकट कटता है तो भी वो समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत का विषय बनेंगे, और अगर इनको टिकट दिया जाता है तो भी ये समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत बनेंगे। क्योंकि अखिलेश यादव का स्टैंड था कि वो राजनीतिक शुचिता की बात करते हैं, राजनीति को बेहतर तरीके से चलाने की बात करते हैं और साफ सुथरी छवि के नाते उनको जनता पसंद करती है। लेकिन उसके बावजूद जब इस तरीके के लोगों को टिकट दिया जाता है तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर करेगा कि ये आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी के लिए दिक्कत का सबब जरूर बनेगी। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। तो अगर यही कलह है, जो अंदरूनी कलह है घर के बीच की और पार्टी के अंदर, अगर यही बनी तो जाहिर तौर पर वोट बैंक साधना सपा के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। यूपी के 8 जिलों में केंद्रीकृत रसोई घर खुलेगी। आज लखनऊ के लोक भवन में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इन रसोई घरों का शिलान्यास करेंगे। ये केंद्रीकृत रसोई घर कानपुर, आगरा, इटावा, कन्नौज, बनारस, इलाहाबाद, गाजियाबाद और अंबेडकर नगर जिलों में खोली जाएगी। इस योजना से करीब 10 लाख स्कूली बच्चों के मध्याह्न भोजन उपलब्ध हो सकेगा। मथुरा और लखनऊ की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश के आगरा समेत 8 जिलों में अक्षय पात्र द्वारा केंद्रीकृत रसोई खोली जाएगी। इन रसोई घरों के माध्यम से करीब 10 लाख स्कूली बच्चों को मिड डे मील योजना का फायदा होगा और उन्हें भोजन उपलब्ध कराया जा सकेगा। और एक बार फिर से रुक करते हैं हमारे संवाददाता विक्रम मिश्रा का। विक्रम, आपसे जानना चाहेंगे, ये रसोई घर जो खोला जा रहा है, ये बच्चों के लिए बच्चों को कब से इसका फायदा होगा और क्या क्या खासियत है इस रसोई घर की?
देखिए, निश्चित तौर पर तमन्ना चुनावी साल है और चुनावी साल के पहले पहले अखिलेश यादव जो हैं वो बच्चों के परिजनों को यानी अभिभावकों को साधने की कोशिश कर रहे हैं। आपको याद होगा कि स्कूली बच्चों को अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने थाली और ग्लास जो है वो बांटे थे। इसके बाद अब अक्षय पात्रा जो एक कैंटीन चलाते हैं, उस अक्षय पात्रा के जरिए MDM यानी मिड डे मील योजना के तहत उनको आच्छादित करने की कोशिश की जा रही है। तकरीबन 7 जिलों में ये कोशिश की जा रही है, ये कैंटीन ओपन की जाएगी और ये कैंटीन जो है ये वहाँ के जितने भी जिले के जो बच्चे होंगे उनको वहाँ पर पौष्टिक आहार, जैसे मिड डे मील की अगर हम लोग बात करें तो मिड डे मील में हर दिन कोई ना कोई नया खाना बनता है, तो निश्चित तौर पर उसको लेकर के तालिका के हिसाब से वहां पर खाना बनवाने की कोशिश की जाएगी ताकि खाना स्वस्थ रहे, पौष्टिक रहे, साफ सुथरा रहे और उसको जल्दी से जल्दी उन जिले में सप्लाई किया जाए। तो इसको लेकर के तकरीबन 12:30 बजे के आसपास मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जो है वो कैंटीन का शिलान्यास करेंगे। 7 जगहों पर यह कैंटीन ओपन होनी है। तमन्ना, चलिए विक्रम, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी का महागठबंधन तय माना जा रहा है। सपा 301, कांग्रेस 80 और RLD 22 सीटों पर लड़ सकते हैं चुनाव। हालांकि JDU को भी इसमें शामिल करने की कोशिश हुई लेकिन वो नाकाम ही रही। सूत्रों के मुताबिक 403 सदस्यीय विधानसभा के लिए समाजवादी पार्टी 301 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी, जबकि कांग्रेस 80 और राष्ट्रीय लोकदल 22 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन की शर्तों के मुताबिक CM का चेहरा अखिलेश यादव ही होंगे। अगर सरकार बनती है तो राज्य में उप मुख्यमंत्री कांग्रेस से होगा। पिछले दिनों प्रशांत किशोर और मुलायम सिंह यादव के बीच हुई मुलाकात में गठबंधन की बातचीत आगे बढ़ी थी। कहा यह भी जा रहा है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 26 दिसंबर को यूपी कांग्रेस के नेताओं से मुलाकात करेंगे और उसमें इस बारे में पूरी बात साफ करेंगे। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुसलमान गठजोड़ में जुटे RLD अध्यक्ष अजीत सिंह आज लखनऊ में किसान पंचायत करेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट और मुसलमान गठजोड़ उनका पुराना जनाधार रहा, लेकिन 3 साल पहले हुए सांप्रदायिक दंगों के कारण ये गठजोड़ टूट गया था। हिंदुत्व के असर में जाट भाजपा के साथ चले गए थे तो मुसलमान सपा के साथ। इसमें अजीत सिंह का भंटादार हो गया था और वो खुद भी अपने बागपत के गढ़ से खुद को बचाने में नाकाम सिद्ध हुए थे। अजीत सिंह अपने पुराने वोट बैंक को साथ लाने के लिए किसान अधिकार रैलियों का सहारा ले रहे हैं। किसानों को अपने साथ लाने के लिए RLD अध्यक्ष अजीत सिंह उनके मुद्दों पर केंद्र सरकार को घेर रहे हैं। उनकी 2 मांगे हैं। पहली ये कि गेहूं के आयात पर केंद्र सरकार सीमा शुल्क खत्म करने का फैसला तत्काल वापस ले, तो दूसरी ये कि किसानों के कर्ज माफ किए जाएं। एक बार फिर से रुक करते हैं विक्रम का, हमारे संवाददाता लाइव जुड़े हुए हैं। विक्रम, कितना फायदा मिल सकता है इससे? देखिए, निश्चित तौर पर तमन्ना, जिस तरीके से जाट और मुस्लिम वोट के लिए जाने जाते हैं और जाटों का एक अच्छे नेता माने जाते हैं अजीत सिंह, बागपत से चुनाव लड़ते हैं और बागपत वाला इलाका जो सीट जो है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काफी मायने रखती है, क्योंकि वहां पर जाट और मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और वहां पर अजीत सिंह की जीत इस बात का द्योतक है कि अजीत सिंह जो है वो एक उस तरफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सर्वमान्य नेता है। निश्चित तौर पर अगर ये गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को, RLD को कहीं ना कहीं एक फायदा मिलेगा, साथ में कांग्रेस को भी इसका फायदा मिलेगा। दूसरी बात अगर देखें तो अजीत सिंह आज लखनऊ में है और लखनऊ में आने के बाद वो तमाम उन नेताओं से मुलाकात करेंगे, समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात करेंगे। शिवपाल सिंह यादव से इनकी मुलाकात होगी और इसके बाद से वो तमाम उन जाट नेताओं से जो कहीं ना कहीं यहाँ के जो की वोटर्स हैं, जो वोट पोलराइज करते हैं, जैसे डॉक्टर हुए, वकील हुए या फिर कोई और हुए, इन तमाम लोगों से मुलाकात करके अपनी बातों को रखेंगे। इसके साथ अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहली बार ऐसा गठबंधन नहीं हो रहा है। इस बार कोशिश बिहार के तर्ज पे ही ये की जा रही है कि जितने भी छोटे बड़े दल जो हैं वो एक साथ एक भूमिका में आए और उसके साथ में चुनाव लड़ें और कहीं ना कहीं जीत हासिल करें। साफ तौर पर देखा जाए तो अखिलेश यादव को लेकर के अभी तक किसी में कोई भी पशुपेश की स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव को CM का चेहरा मानने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और कांग्रेस और RLD की अगर बात कही जाए तो 80 सीटों पर कांग्रेस के साथ देने के लिए समाजवादी पार्टी का साझा तैयार हो रहा है, लेकिन कांग्रेस जो है वो 100 सीटों पर अड़ी हुई है कि उसको 100 सीटें दी जाएं। इसके साथ अगर देखा जाए तो 22 सीट जो है उन 22 सीटों के आधार पर RLD जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए दिया जा रहा है उसको कि 22 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर जाहिर करती हैं तमन्ना की आने वाले दिनों में जो गठबंधन है वो साफ तौर पर देखने को मिलेगा। लेकिन विक्रम, बात तो ये है ना कि अगर एक तरफ कहा जाता है कि गठबंधन होगा, दूसरी तरफ कहा जाता है कि हम अकेले ही चुनाव लड़ेंगे, कब ये चीजें साफ हो पाएंगी?
देखिए ये अभी कहना मुश्किल है, क्योंकि प्री इलेक्शन कोई भी गठबंधन करना मुश्किल की स्थिति ये इसलिए होगी क्योंकि समाजवादी पार्टी 224 सीटों पर पिछले विधानसभा चुनाव में जीत चुकी है। इसके साथ अगर देखा जाए तो आरएलडी भी लगातार इस बात की कोशिश कर रही है कि उसको भी एक संजीवनी मिले और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ जो मध्य उत्तर प्रदेश है उसमें उसकी स्थिति मजबूत हो। किसानों का साथ लेकर के वो पूर्वांचल में भी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि जो प्री इलेक्शन जिस तरीके से गठबंधन होना चाहिए वैसी स्थिति अभी साफ तौर पर देखने को नहीं मिल रही है। हालांकि पोस्ट इलेक्शन साफ तौर पर जाहिर होगा जब सीटें कम होंगी और मजबूरी का जो गठबंधन होगा उसका एक खाका तैयार किया जाएगा और उसके बाद निश्चित तौर पर ये तीनों पार्टियां जो है एक साथ एक पास आ जाएंगी। जी आज कुछ तय हो सकता है आज, क्योंकि राहुल गांधी आएंगे, बातचीत करेंगे। विक्रम, मेरी आवाज मिल पा रही है? जी विक्रम, ये जानना चाहेंगे कि आज इस पर कुछ तस्वीर साफ हो सकती है, क्योंकि आज राहुल गांधी आएंगे, बातचीत होगी। देखिए निश्चित तौर पर राहुल गांधी भी आएंगे, बातचीत भी होनी है और बातचीत के साथ साथ ये तमाम ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसको होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन उसके बावजूद ये कोशिश की जाएगी कि ये जो गठबंधन है इसका एक जो खाका है, एक जो आउटलाइन जो है उसको ड्रॉ कर लिया जाए और ड्रॉ करने के साथ साथ इसको लेकर के इंप्लीमेंटेशन की तैयारी की जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि अमर सिंह भी समाजवादी पार्टी के साथ सपा सुप्रीमो के साथ बैठ करके बातचीत करते हैं। बातचीत करने के साथ वो गठबंधन की भूमिका को लेकर के कहीं ना कहीं की रोल अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात अगर देखा जाए तो राहुल गांधी भी आते हैं, वो भी लगातार अखिलेश यादव से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं कांग्रेस के, वो भी समाजवादी पार्टी के टच में लगातार बने हुए हैं। मुलायम सिंह यादव की ओर से भी सॉफ्ट टच जो है वो दिया जा रहा है। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो साफ तौर पर जाहिर कर रही हैं कि गठबंधन की स्थिति बननी लाजमी है, लेकिन वो प्री इलेक्शन होती है या पोस्ट इलेक्शन होती है ये देखना बाकी होगा। चलिए विक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इलाहाबाद के संगम क्षेत्र में 4 लेन के पुल का शिलान्यास किया है। 2019 में होने वाले अर्धकुंभ को देखते हुए अखिलेश ने ये बड़ा फैसला किया है। इस पुल के बनने से साधु संतों के अलावा कुंभ में आने वाले लोगों को सहूलियत मिलेगी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने लोक भवन में 25 योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। इस मौके पर इलाहाबाद में संतों को भी बुलाया गया है। हालांकि इस भव्य आयोजन के दौरान मुख्यमंत्री के दफ्तर की बत्ती गुल हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री ने नाराजगी जाहिर की। मौका था इलाहाबाद के संगम बनने वाले 4 लेन के पुल के लोकार्पण का, जहां यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने संगम नगरी इलाहाबाद को 1250 करोड़ रुपए की सौगात देकर संतों से सरकार बनाने का आशीर्वाद मांगा। इस आयोजन में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के साथ इलाहाबाद और अयोध्या से साधु संत पहुंचे हुए थे। सीएम ने कहा कि संतों का आशीर्वाद मिला तो वो दोबारा से सत्ता में लौटेंगे। और आपका आशीर्वाद मिल गया, इसका मतलब ये है कि दोबारा हम ही समाजवादी लोग वापस आ गए, क्योंकि आपका आशीर्वाद मिल जाए और हमारे बड़े लोगों का आशीर्वाद मिल जाए तो मैं समझता हूं कोई संकट, कोई समस्या अब रहेगी नहीं। सीएम अखिलेश ने नोटबंदी को लेकर केंद्र सरकार की आलोचना की और कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था थम गई है। उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसे मंदिर हैं जहां बहुत ज्यादा दान आता है। अब अगर सब कुछ कैशलेस हो जाएगा तो ये कहां हो पाएगा। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों में भी आयकर वाले जाने लगे तो दान देने वाले और मंदिरों के लोग भी डरेंगे। अखिलेश ने ये भी कहा कि कार्ड और कैशलेस के जमाने में साधु संतों को भी परेशानी हो रही है। साधु गुरु संतों का सम्मान करना चाहें तो हमारे संत गुरु कहां से एटीएम लाएंगे, कहां से वो मशीन लेकर साथ चलेंगे। यूपी में ताबड़तोड़ लोकार्पण और शिलान्यास का सिलसिला बदस्तूर जारी है। विधानसभा चुनाव के तारीखों के ऐलान से पहले मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने विकास के कामों को साधु संतों के बीच ले जाकर अब उनका समर्थन मांग रहे हैं। अनामिका सिंह, APN, लखनऊ। और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने अयोध्या पहुंचकर राम जन्मभूमि का दर्शन किया, साथ ही सरयू नदी पर पूजन अर्चना की। इस दौरान उमा भारती ने कहा कि अयोध्या का आंदोलन 500 साल से इस लक्ष्य पर चला और उस दिन पूरा हो गया जिस दिन 3 जजों की बेंच ने ये कह दिया कि बीच का स्थान रामलला का होगा।
उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि का ये मुद्दा अब निर्विवाद है और अब इसमें कोई भी विवाद नहीं बचा है। विवाद सिर्फ भूमि का है, जिसका समाधान कोर्ट के बाहर भी किया जा सकता है। दोनों पक्ष अगर आपस में तय कर लें तो कोर्ट उसे स्वीकार कर लेगा। उमा भारती ने कहा कि नोटबंदी से सिर्फ माया मुलायम परेशान है क्योंकि इनके पास नोट बहुत थे। वहीं उन्होंने सीएम अखिलेश यादव पर भी तंज कसे। बेचारे अब अखिलेश हैं, मायावती हैं, ये तो परेशान होंगे ही क्योंकि इनके पास नोट बहुत थे। मतलब मोदी जी मुलायम सिंह जी को फोन करते कि अपने नोटों का अरेंजमेंट कर लो, हम ऐसा करने वाले हैं। ऐसा होता है क्या? अरे बाबा, आप जाओ, जनता के बीच में परिश्रम करो, तपस्या करो। अखिलेश ने किया क्या? उत्तर प्रदेश में चुनाव और बाहुबल का गहरा नाता है। बाहुबलियों का बोलबाला इस कदर रहा है कि अब राजनीतिक दल बिना बाहुबलियों के चुनाव में अपनी ताकत की जोर आजमाइश करने की सोच भी नहीं पाते हैं। जरा यम की दुनिया में अपनी नाम कमाने वाले इन बाहुबलियों की जरूरत भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा सभी को है। जरायम से सफेद पोश राजनीति में उतरने का सिलसिला उत्तर प्रदेश में नया नहीं है। हालांकि राजनीति में पहली बार अपराधी छवि वाले नेताओं को मंत्री बनाने का श्रेय भाजपा को जाता है। 1996-97 में कल्याण सिंह ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 12 विधायकों को मंत्री पद दिया। सन 2000 जब भाजपा फिर से सत्ता में आई तो पार्टी के लगभग 70 विधायकों का आपराधिक रिकॉर्ड था। मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह मंत्रिमंडल में 18 मंत्री आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे। दरअसल उत्तर प्रदेश विधानसभा में 403 विधायकों में से 189 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 98 विधायकों पर बलात्कार, हत्या, डकैती और अपहरण जैसे संगीन आरोप हैं। 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा के 199 उम्मीदवारों में से 111 आपराधिक रिकॉर्ड वाले थे। अब विचार और सिद्धांत और विकास ये तो बिल्कुल खोखले नारे हो गए हैं, जितना भी आप कहिए इस पे। लेकिन अंत में जब चुनाव आता है तो पार्टियों का एक ही लक्ष्य हो जाता है कि कैसी हालत में हमें चुनाव जीतना है। अब चुनाव जीतने के लिए आज की जो स्थिति है उसमें दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। एक में धन बल और उसके बाद ताकत माफिया बल, और दूसरे तरह के तीन तिगड़म, जाति का और धार्मिक समीकरण। दर्शकों से ये बात हमेशा होती रहती है कि राजनीति में इस तरह के जो आपराधिक चरित्र के लोग हैं उनको दूर किया जाए, उनको टिकट देने से बचा जाए और राजनीति पे जो अपराध का बढ़ता हुआ प्रभाव है उसे किसी तरह से कम किया जा सके। लेकिन जब चुनाव की बात आती है, ये बातें साल भर तो होती रहती हैं, लेकिन जैसे ये चुनाव का टिकट बांटने की या जो वास्तव में जिस दिन मतदान है उसके पहले तक की बात आती है, तब लोगों को लगता है कि इनके बिना जैसे चुनाव जीता ही नहीं जा सकता। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में जरायम से राजनीति का सफर तय कर चुके बाहुबलियों पर, जो साल 2017 में भी अपनी सियासी जोर आजमाइश करते हुए नजर आएंगे। ब्रजेश सिंह पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक वक्त आतंक का पर्याय माने जाने वाला और कोयले की तस्करी से लेकर कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के दर्जनों मामलों में शामिल ब्रजेश सिंह अपनी पत्नी के बाद इस साल निर्दलीय ही विधान परिषद चुनाव जीत चुके हैं। याद रखें, ये वही ब्रजेश सिंह हैं जिसने दाऊद इब्राहिम का दायां हाथ कहे जाने वाले सुभाष ठाकुर के साथ मुंबई के जेजे अस्पताल में तिहरे हत्याकांड को अंजाम दिया था। ब्रजेश 22 वर्षों की फरारी के बाद 2008 से जेल में बंद हैं। मुख्तार अंसारी एक वक्त के तेज धावक, लेकिन फिर जरायम की दुनिया में पूर्वी उत्तर प्रदेश में पहले नंबर पर मौजूद माफिया डॉन मुख्तार अंसारी इसी साल मकोका से बरी हुए हैं। हाल ही में उनकी पार्टी कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय हुआ है। ये तय माना जा रहा है कि वो और उनके भाई अफजाल अंसारी पूर्वी यूपी में अपने मुस्लिम वोट बैंक को आगामी चुनाव में हर कीमत पर भुनाएंगे। विजय मिश्रा बीएसपी सरकार में मंत्री रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हमले के मामले में आरोपी समाजवादी पार्टी के विधायक विजय मिश्रा के रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि न सिर्फ भदोही, जहां से यह विधायक हैं, बल्कि समूचे पूर्वांचल में इनका सिक्का चलता है। विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ यूपी के अलग अलग थानों में 62 संगीन आपराधिक मामले चल रहे हैं। विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह अखिलेश यादव के प्रिय नेताओं में से एक गोंडा के विधायक विनोद कुमार सिंह उर्फ पंडित सिंह ये वही पंडित सिंह हैं जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने एक युवक को 1 मिनट में 56 गालियां दी थीं और जान से मारने की धमकी भी दी थी। पंडित सिंह पर गोंडा के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अपहरण का भी आरोप लगा हुआ है। अतीक अहमद 2004 के लोकसभा चुनाव में फूलपुर के उस ऐतिहासिक सीट से समाजवादी पार्टी के सांसद चुने गए जहां से देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू सांसद थे। 2017 के विधानसभा चुनाव में वो समाजवादी पार्टी की ओर से कानपुर कैंट से उम्मीदवार बनाए गए हैं। अतीक अहमद पर 40 से भी ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। कुंडा से विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया मुलायम सिंह सरकार में पहले भी 2005 में मंत्री रह चुके हैं। जेल की सजा काट चुके राजा भैया के विरुद्ध 45 आपराधिक मुकदमे लंबित हैं। वर्ष 1993 में हुए विधानसभा चुनाव में कुंडा की राजनीति में कदम रखने वाले राजा भैया को उनकी सीट पर अभी तक कोई हरा नहीं सका है। राजनीतिक शुचिता की बात करने वाले सियासी दलों को जीत हर हाल में चाहिए। यही कारण है कि चुनाव के समय धन बल और बाहुबल पर पूरा ध्यान दिया जाता है, जबकि चुनाव के पहले और बाद फिर से राजनीतिक बदलाव की बड़ी बड़ी बातें इन्हीं पार्टियों के जरिए की जाती हैं। विक्रम मिश्रा, APN, लखनऊ। और सीएम और समाजवादी पार्टी के चेहरे अखिलेश मिश्र यूपी में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने आगरा में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति पैदा कर दी जब उनके हाथ में झंडा तो समाजवादी पार्टी का था, लेकिन उनकी जुबान से मोदी मोदी के नारे लगने लगे। अब सपा की टोपी और झंडे से लैस कार्यकर्ताओं ने ऐसा क्यों किया, ये वो ही जाने। लेकिन अगर ये मजाक नहीं था तो फिर अखिलेश और सपा को अपनी रणनीति कम से कम आगरा में दुरुस्त जरूर करनी होगी। नोटबंदी का आज 48वां दिन है। 2 दिनों की छुट्टी के बाद आज बैंकों में भारी भीड़ उमड़ने की आशंका है। अब भी 70% से ज्यादा ATM मशीनें खाली हैं, बैंकों में लाइनें लगी हैं। ऐसे मोदी सरकार के दावे के मुताबिक 50 दिनों में नोटबंदी से हालात सामान्य हो जाएंगे, पर एक के बाद एक सवाल उठने लाजमी है। वहीं कांग्रेस ने मोदी सरकार के इस फैसले के खिलाफ 160 रैलियां करने का फैसला किया है। मोदी सरकार हालात बदलने के लिए डिजिटल पेमेंट स्कीम चला रही है, लेकिन कोई बड़ी राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नोटबंदी से किसान से लेकर आम जनता तक परेशान है। और 30 दिसंबर के बाद भी बैंक और ATM से कैश निकालने को लेकर पाबंदी जारी रह सकती है। बताया जा रहा है कि एक नए नोट छप नहीं पाने के चलते RBI की सप्लाई की प्रोसेस धीमी पड़ गई है। फिलहाल कोई शख्स ATM से एक दिन में 2500 और एक हफ्ते में 24,000 रुपए ही निकाल सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 8 नवंबर को नोटबंदी का ऐलान किया था। 30 दिसंबर को 500 और 1000 के पुराने नोट बैंक में जमा करने की आखिरी तारीख है। बैंकर्स में इस बात को लेकर चिंता है कि 30 दिसंबर के बाद भी क्या पैसे निकालने को लेकर पाबंदी रहेगी या फिर इसे हटा दिया जाएगा। कई जगहों पर बैंकों में कैश की कमी है, इसके चलते बैंक इस पोजीशन में नहीं है कि एक हफ्ते में 24,000 रुपए की लिमिट को भी पूरा कर सके। अगर ये लिमिट 2 जनवरी को हटा ली जाती है तो इस बात की ज्यादा संभावना है कि बैंक ज्यादा पैसे देने की डिमांड को पूरा ना कर पाए। और आधार ऐप के जरिए भुगतान को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार 26 दिसंबर को एंड्रॉयड आईफोन आधारित ऐप शुरू करने जा रही है। इसकी सबसे बड़ी खासियत कम इंटरनेट और कनेक्टिविटी में 1 मिनट में भुगतान को अंजाम देना है। स्मार्टफोन में ऐप को डाउनलोड कर कोई भी अपने बैंक खाते से लिंक करके भुगतान को स्वीकार कर सकता है। हालांकि भुगतानकर्ता की मंजूरी के लिए इसे बायोमेट्रिक डिवाइस लगानी होगी। UIDAI के मुताबिक अब तक कुल 109.12 करोड़ लोग आधार से जुड़ चुके हैं। सरकार का दावा है कि डिजिटल लेन देन का सबसे सरल और बेहतर माध्यम लोगों के लिए आधार नंबर ही है। और मेरठ में एक महिला के जनधन अकाउंट में 99 करोड़ 99 लाख रुपए की विशाल रकम आने से हड़कंप मच गया। मामला मेरठ के थाना ब्रह्मपुरी क्षेत्र के माधवपुरम का है। शीतल नाम की एक महिला ने 2015 में मेरठ के शारदा रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में जनधन अकाउंट खोला था। इस जीरो बैलेंस वाले जनधन खाते में शीतल के सिर्फ 600 रुपए जमा थे, लेकिन 18 दिसंबर को शीतल जब ATM पर बैलेंस चेक करने पहुंची तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि उसके जनधन खाते में लगभग 99 करोड़ 99 लाख रुपए आ चुके थे। एक घरेलू महिला के खाते में इतनी बड़ी धनराशि आ जाने से उसकी रातों की नींद उड़ना जायज है। महिला ने बैंक अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई न होने पर पीड़िता के पति ने प्रधानमंत्री मोदी और आयकर विभाग को मेल पर सूचना दी। अब देखना होगा कि ये बैंक सॉफ्टवेयर की गलती से हुआ है या किसी ने जानबूझकर महिला के जनधन अकाउंट में इतनी बड़ी धनराशि जमा कर दी। तारीख को जो है हमारी वाइफ ने मुझे बताया कि जो है अकाउंट में जो है 99 करोड़ 90 लाख रुपए आ गए हैं। मैंने जो है
मुझे बहुत अचंभा सा लगा और मैंने जो है इसकी जो है एक रिपोर्ट बनाई, नरेंद्र मोदी जी को मेल करा और जो है एक मेल जो है IT डिपार्टमेंट को डाला। मीडिया से मैंने अनुरोध किया कि जल्द से जल्द इस पर जो है कार्रवाई की जाए। मैं बैंक गई थी, बैंक मैंने वहाँ पे जाकर चेक किया, मतलब वहाँ पे गई थी, एप्लीकेशन लिख के ले गई थी, मेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया, मतलब और मैं वहाँ पे जाके मतलब देख के वहाँ पे परेशान हो गई। तो मैंने वहाँ बैंक जाकर शिकायत करी, तो बैंक में वहाँ कोई नहीं था, मैंने गया हुआ था बाहर, ट्रांसफ़र हो रहा था उसका, तो वहाँ पे कोई सुनाई नहीं हुई। फिर मैंने आके अपने बताया हस्बैंड को, तो उन्होंने फिर शिकायत करी। शिकायत करने के बाद में अभी तक तो कोई सूचना आई नहीं। और भारत ने पाकिस्तान की ओर जाने वाली सिंधु नदी के पानी को पूरी तरह से प्रयोग करने के लिए अपने प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को इस मुद्दे के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की पहली मीटिंग हुई और इस दौरान पंजाब और जम्मू कश्मीर में सिंधु नदी पर बनने वाले बांध के काम में तेजी लाने पर भी चर्चा की गई। खबरों के मुताबिक मीटिंग की अध्यक्षता प्रधानमंत्री मोदी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा ने की। इस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में बनने वाले हाइड्रो पावर प्लांट के अलावा सिंधु, झेलम और चेनाब नदी के पानी के अधिकतम प्रयोग पर विचार किया गया। इसके अलावा बड़े तालाब और नहरें बनने पर भी विचार किया गया। इस मीटिंग का मकसद भारत का सिंधु नदी के पानी के प्रयोग करने के इरादे को मजबूती के साथ दिखाना था। साथ ही पंजाब और जम्मू कश्मीर को प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए भी मनाना था। जब जब हिंदुस्तान ट्रीटी के अनुसार आप रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट कर सकते हो, जब जब हिंदुस्तान ने कोई भी प्रोजेक्ट किया है, पाकिस्तान ने हमेशा ही छेड़खानी की है। उसका मकसद है कि हिंदुस्तान की प्रोग्रेस का, हिंदुस्तान को उस इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का फ़ायदा जो है या तो ना मिले या उसको डिले कर सके। और पाकिस्तान का मकसद यही है कि जितनी देर हिंदुस्तान को तंग कर सको तंग करो, एक बारी नहीं हर बारी करते रहे। और उरी आतंकी हमले के बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच काफी तनाव है। इस हमले के बाद से ही पाक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बातें हो रही हैं और इनमें से एक है सिंधु नदी के पानी को रोकना। पीएम मोदी ने 27 सितंबर को दोनों देशों के बीच हुई संधि की समीक्षा की थी। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौता 19 सितंबर 1960 को हुआ था। इस समझौते के तहत रावी, व्यास और सतलुज नदी का पानी भारत को मिला तो सिंधु, झेलम और चेनाब का 80% पानी पाकिस्तान को मिला। भारत का कहना है कि उसने अब तक 20% पानी भी प्रयोग नहीं किया है। इस समझौते के तहत भारत पश्चिमी नदियों के पानी को भी अपने प्रयोग के लिए रोक सकता है। पाक पर दबाव बनाने के तहत भारत ने इस तरफ गंभीरता से सोचना शुरू किया है। और बॉलीवुड के संगीतकार साजिद और वाजिद अली रविवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के मौके पर भाजपा की युवा शाखा की ओर से यहां आयोजित एक कार्यक्रम में दोनों संगीतकार भाई पार्टी में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अटल जी ने राष्ट्र की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जीवन भर काम किया और प्रधानमंत्री मोदी अटल जी के सपनों को महज पूरा भर ही कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वहां पर मौजूद हर युवक से 10 लोगों को कैशलेस लेन देन सिखाने और भ्रष्टाचार मुक्त भारत के सपने को पूरा करने की अपील की। बात मौसम की करते हैं तो पहाड़ों पर बर्फबारी और शीतलहर से मैदानी क्षेत्रों में ठंड बढ़ गई है। उत्तर भारत में कई हिस्सों में शीतलहर और कोहरे की स्थिति कायम है। रविवार को हिमाचल के कई इलाकों में हिमपात और मैदानों में बारिश ने उत्तर भारत में ठंड बढ़ा दी है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। ऐसे में उत्तर भारत में ठंड का और भी ज्यादा बढ़ना तय है। वहीं दिल्ली, एनसीआर के साथ साथ पूरे उत्तर भारत में कोहरे का असर रेल और हवाई सेवा पर भी पड़ रहा है। कोहरे के कारण तकरीबन 3 दर्जन से अधिक यात्री ट्रेनें देर से चल रही हैं और कुछ ट्रेनों के समय में परिवर्तन किया गया है। तो कल हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी हुई और शिमला की बात करें तो शिमला में 25 साल बाद क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को बर्फबारी हुई है।
इसी खबर पर हमारे साथ अंबुज जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अंबुज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर दिल्ली की बात करें तो कितनी ट्रेन देरी से चल रही हैं और कितनी ट्रेन रद्द हुई हैं? देखिए, कल जहाँ तक बात है, कल आंकड़ा जो था उसके लगभग ट्रेनें प्रभावित थी। आज सुबह से भी कुछ ट्रेन इस वजह से, ठंड की वजह से प्रभावित हुई हैं। अभी इनकी संख्या बढ़ सकती है क्योंकि कई इलाकों में कोहरा बना हुआ है। हालांकि राजधानी दिल्ली में आज सुबह से कोहरे का उतना प्रकोप नहीं है जितना कल था। आज सूरज निकल आया था सुबह, लेकिन ठंड जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसकी वजह से चलिए अंबुज, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आने वाले दिनों में ठंड और भी बढ़ सकती है क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है और कहीं कहीं जगह हल्की फुल्की बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में जाहिर तौर पर मैदानी इलाकों में ठंड और बढ़ेगी और कोहरे का कहर जो है वो अब हो सकता है कि आने वाले दिनों में और बढ़ जाए। और कांग्रेस सांसद अशोक चौहान ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में सीबीआई के उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने की राज्यपाल सी विद्यासागर राव के फैसले को चुनौती देने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चौहान ने हाल ही में दाखिल अपनी याचिका में अभियोजन की मंजूरी के आदेश को चुनौती दी और कहा कि ये मनमाना, अवैध और अन्यायपूर्ण है और बिना उचित सोच समझ के और दुर्भावनापूर्ण इरादे से किया गया है। तो हम आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद अशोक चौहान ने आदर्श हाउसिंग सोसाइटी घोटाले में सीबीआई को उन पर मुकदमा चलाने की अनुमति देने के राज्यपाल सी विद्यासागर राव के फैसले को चुनौती देने के लिए मुंबई हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। चौहान ने हाल ही में दाखिल अपनी याचिका में अभियोजन की मंजूरी के आदेश को चुनौती दी और कहा कि ये मनमाना, अवैध और अन्यायपूर्ण है और बिना उचित सोच समझ के किया गया फैसला है। और इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा चलते हैं दिवाकर, मुंबई से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे डिटेल में इस खबर पर थोड़ी रोशनी डालिएगा। देखिए, जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और सांसद भी हैं अशोक चौहान, उनकी जो मुश्किलें हैं वो जो है लगातार बढ़ती गई हैं आदर्श सोसाइटी घोटाले को लेकर, क्योंकि जिस समय वो मुख्यमंत्री थे एक बड़ा घोटाला सामने आया था। कारगिल के शहीदों को जो है वो फ्लैट अलॉट किए गए थे, वो जमीन दी गई थी, लेकिन जिस तरह से घोटाला हुआ और अशोक चौहान उस समय मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के ऊपर अपने रिश्तेदारों को 2 फ्लैट दिलाने और साथ ही साथ 40 फ्लैटों को बेचने में या 40 फ्लैटों के आवंटन में गड़बड़ी करने का आरोप उन पर लगा था और जिस पर सुनवाई जो है, जो उन्होंने अपील की है राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ, उस पर जो है 22 दिसंबर को सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई स्थगित की थी और अगली सुनवाई 23 जनवरी 2017 को होगी। लेकिन उनके ऊपर जो आरोप लगे थे, राज्यपाल ने जो रिपोर्ट के बाद जो है उन पर कार्रवाई करने की बोला था, उसमें जो है कहीं ना कहीं अशोक चौहान की मुश्किलें ज़्यादा बढ़ी थी और इसीलिए शायद विद्यासागर राव जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं उनके फैसले के खिलाफ उन्होंने अपील की है। दूसरी तरफ जिस तरह से सीबीआई ने इस पूरे मामले की जांच की थी और अशोक चौहान को उसमें मुख्य आरोपी बनाया था और उसी आरोपों के चलते उनको मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात होगी कि जब 23 जनवरी 2017 को सुनवाई होगी, क्योंकि चलिए दिवाकर, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे बढ़ते हैं। और शिवसेना ने यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। अपने मुखपत्र सामना के जरिए निशाना साधते हुए शिवसेना ने बीजेपी की तुलना मदमस्त हाथी से की। बीजेपी यूपी में सत्ता में भी नहीं है, फिर भी मदमस्त हुए जा रही है। बीजेपी ये जानती है कि यूपी की जनता मदमस्त हाथी को माफ नहीं करती। हाथी जब मदमस्त हो जाता है तो जमीनी हकीकत भूल जाता है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का हाथी भी जब मस्ती में आया तो जनता ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक बार फिर से रुक करते हैं दिवाकर का, हमारे संवाददाता लाइव। दिवाकर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से शिवसेना ने यूपी चुनाव को लेकर निशाना साधा है, इससे क्या लग रहा है? अगर सपा उसमें वहां नहीं है, मुंबई में नहीं है, तो शिवसेना को यूपी में दखलंदाजी करने की जरूरत क्या है?
देखिए, शिवसेना और बीजेपी के बीच लगातार जो है दूरियां बढ़ती जा रही हैं। जब बीएमसी चुनाव आने वाले हैं, साथ ही साथ 10 नगर पालिका चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जिस तरह से एक सहयोगी हैं जो है बीएमसी में और इसके अलावा राज्य सरकार में, दोनों की युति है और उसके साथ सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरह से शिवसेना लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है, और बीजेपी पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी लगातार जो है शिवसेना को इग्नोर कर रही है। अभी जब प्रधानमंत्री आए थे उस समय भी ये नजारा देखने को मिला कि सारे जो नेता थे एक साथ थे और उद्धव ठाकरे को अकेले छोड़ दिया गया था। तो कहीं ना कहीं जो उस चीज का मलाल है, शिवसेना अपने मुखपत्र सामना के जरिए इस तरह की चीजें उठा रही है। और इस बार जो आज निशाना साधा है वो यूपी चुनाव को लेकर, क्योंकि यूपी चुनाव में जिस तरह से बीजेपी प्रचार कर रही है, बीजेपी को ये लगने लगा है कि उनकी सरकार 2017 का जो चुनाव है उसमें आनी तय है। और उसी को लेकर शिवसेना ने निशाना साधा है कि आप मदमस्त हाथी हो गए हैं और मदमस्त हाथी जो होता है उसे जमीनी हकीकत का पता नहीं होता। तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर शिवसेना ने उठाया, और इसके पीछे शिवसेना ने जो वजह दी है वो है रीता बहुगुणा जोशी, जो कुछ दिन पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई हैं। लेकिन बीजेपी ने जो रथ यात्राएं की, 3-4 रथ यात्राएं यूपी में की, लेकिन उस दौरान उन रीता बहुगुणा जोशी को जो है वहां रथ पर भी चढ़ने नहीं दिया गया। तो ऐसे में शिवसेना ने इसी मुद्दे को उठाया है, और जाहिर सी बात उसने कहा है कि रीता बहुगुणा जोशी को इस बात का एहसास हुआ होगा कि वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आई, लेकिन उन्हें इसका कोई फायदा नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं शिवसेना जो है लगातार बीजेपी पर हमले कर रही है, और जिस तरह से शिवसेना जो है यूपी में अकेले चुनाव लड़ती है, और इस बार भी चुनाव लड़ने का उसने ऐलान किया है कि वो 20 से 25 सीटों पर यूपी में चुनाव लड़ेगी। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से दोनों के बीच जुबानी जंग, और साथ ही साथ जो मैदान पर दिवाकर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाहिर तौर पर शिवसेना और बीजेपी है तो सहयोगी पार्टी, लेकिन कहीं ना कहीं शिवसेना का साथ जो है कभी बीजेपी को नहीं मिलता है, और हर बीजेपी के हर फैसले पर शिवसेना उनके अगेंस्ट ही खड़ी नजर आती है। तो ऐसे में अब यूपी चुनाव के मद्देनजर ये तंज कसा है शिवसेना की तरफ से। और आगे बढ़ते हैं। झारखंड की रघुवर दास सरकार 28 दिसंबर को अपने कार्यकाल के 2 साल पूरे कर रही है। 2 साल पूरे होने पर सरकार अपने कामकाज का लेखा जोखा जनता के बीच रखने का काम कर रही है। जिस तरह से विपक्ष सीएनटी एसपीटी एक्ट में किए गए संशोधन के खिलाफ राज्य में सरकार विरोधी माहौल तैयार कर रहा है, उसका जवाब बीजेपी के नेता जनसभा से दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के खिलाफ लगातार लामबंद है। कांग्रेस सरकार के 2 साल पूरे होने पर श्वेत पत्र जारी करने जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता ज्ञान रंजन। जी ज्ञान रंजन, आपसे जानना चाहेंगे तमाम बड़ी खबरें। जी, झारखंड की खबरों की बात की जाए तो बुधवार यानी 28 दिसंबर को झारखंड के रघुवर सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं, और इस 2 साल के पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सभी जिलों में, राज्य के सभी जिलों में लगातार कार्यक्रम किए जा रहे हैं। सरकार की उपलब्धियों को जनता के बीच रखा जा रहा है। खास करके जिस तरह से विपक्ष ने सीएनटी एसपीटी एक्ट, नियोजन नीति, स्थानीय नीति जैसे मुद्दे को जनता के बीच ले जाकर सरकार के खिलाफ एक माहौल बनाने का काम किया था, उसके जवाब में सरकार की तरफ से भाजपा के पदाधिकारी, भाजपा के विधायक, भाजपा के मंत्रीगण सभी राज्य भर में घूम घूमकर जनता के बीच इस बात को रख रहे हैं कि 2 वर्षों में झारखंड की रघुवर सरकार ने जो काम किए हैं उससे जनता को क्या फायदा होने जा रहा है, किस तरह से सरकार ने विकास योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारा है। इन सारे बिंदुओं को लेकर के लगातार विपक्ष के वार को कुंद करने की कोशिश भाजपा के नेताओं के द्वारा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी किसी भी तरह से कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। लगातार विपक्ष, खास करके प्रमुख विपक्षी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं और जनता के बीच जाकर के सीएनटी एसपीटी एक्ट और इसके अलावा स्थानीय नीति को लेकर जनता को गोलबंद करने में लगे हुए हैं और ये बातें फैलाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञान रंजन। और बात करते हैं बॉलीवुड की, तो बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी कि माधुरी दीक्षित ताजमहल के दीदार करने के लिए आगरा पहुंची। करीब 2 घंटे तक माधुरी ने ताज के दीदार किए। माधुरी की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए गए। माधुरी की एक झलक पाने के लिए उनके फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी। बाहर निकलने के बाद उनके प्रशंसक एक झलक पाने के लिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक कार के सामने आ गए और कार को घेर लिया। इसी बीच पुलिस और प्रशंसकों के बीच में जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की भी होगी। वहीं ताज का दीदार करने आई माधुरी ने कहा कि ताजमहल 7 वंडर्स में बहुत ही खूबसूरत है।
बहुत खूबसूरत हमेशा, ऑफकोर्स 7th वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, तो बहुत ही रोमांटिक और खूबसूरत। वेल, मैं खुद जज रही हूँ झलक दिखला जा पे, बहुत अच्छी चीज है। सो यू थिंक यू कैन डांस पे भी जज रही हूँ, तो बहुत मजा आता है देखकर, नया नया टैलेंट जो उभर रहा है वो देखकर मजा आता है। तो चलिए वेकअप जिंदगी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए APN।